हम लोग को देखना है प्रॉब्लम 15, जिसमें ये कहा गया है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पे बना रखा है प्रॉब्लम के हिसाब से। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जिसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस हमारे प्रॉब्लम में गिवन है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर कर रखा है। अब प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि हमें एक प्लेन जो वाईजेड प्लेन में, वाईजेड कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड, एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, और उसको प्लेस किया गया है, रखा गया है पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। तो अगर हम ये एक्स एक्सिस कंसीडर करें, ये वाई एक्सिस कंसीडर करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जेड एक्सिस किधर होगा, हमारी तरफ होगा। तो जिस प्लेन से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करके रखना है वो प्लेन कैसा है, स्क्वायर है, और वो कैसे रखा हुआ है, वाईजेड प्लेन में ऐसे रखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि हमने जो प्लेन कंसीडर किया है वो प्लेन, ये मैं उस प्लेन को कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये रहा प्लेन। अब इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो हम कह रहे हैं अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस, और ये हमने प्लेन कंसीडर कर लिया। इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। नाउ अब इस प्लेन से फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम नंबर 1 का 1.15 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, किससे, स्क्वायर से, जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम अगर एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करें तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर हुज प्लेन इज पैरेलल टू, जो किस प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में है, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, जिसका कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे साइड का स्क्वायर, और साइड की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, जिसको 0.1 मीटर भी कह सकते हैं। तो 0.1 × 0.1 दैट इज इक्वल्स टू, हम सिंपली कह सकते हैं 100, इसको 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर दिस विल इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो हम कह सकते हैं सब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर, और उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, जिसके कारण हम सॉल्व करके साइड एरिया क्या निकल जाएगा, तो हम कह सकते हैं एरिया की वैल्यू हमारे पास आई है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिसका डायरेक्शन हम किधर कंसीडर करेंगे, तो हम कहेंगे इस एरिया का जो डायरेक्शनल वेक्टर होगा वो किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा, नॉर्मल टू द एरिया। तो हम वाईजेड प्लेन पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो हम एरिया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻² मीटर, और डायरेक्शन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला जो यूज करना है बच्चों, वो फॉर्मूला क्या है, सो द फ्लक्स विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है एरिया से। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन किधर ली गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रॉब्लम में एक्स एक्सिस की तरफ है, जिसको आई कैप से रिप्रेजेंट किया हमने। साथ में हमें डॉट प्रोडक्ट करना है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर का डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अलोंग एक्स एक्सिस। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप विथ आई कैप विल बी 1, so the magnitude will be equals to 3 × 10⁻⁻1 and the value will be 10, क्योंकि हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दिस इज द वैल्यू, जिसको हम सिंपली 30 लिख सकते हैं। तो फ्लक्स क्या कैलकुलेट हुआ पहले पार्ट में 30। अब कहा जा रहा है कि अगर हमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये बोल रहा है कि फ्लक्स कैलकुलेट करो इफ़ नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। तो हम सेकंड केस के लिए फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एंड द एंगल बिटवीन देम इज
नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन का नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, तो हम यहाँ 60 डिग्री लिख लिए और इसको सॉल्व किया। इसकी मैग्नीट्यूड हम 30 पहले निकाल चुके हैं और उसको cos 60 से डिवाइड करेंगे तो द वैल्यू विल बी 1/2 एंड द फॉर्मूला विल बी आंसर विल बी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो हमने दोनों पार्ट में फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया। अब इसी प्रॉब्लम में 16 नंबर प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम से बेस्ड है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम वही कंसिडर किए हैं जो प्रॉब्लम नंबर 1.15 में था, और इन प्लेस ऑफ स्क्वायर अगर हम एक क्यूब को रख देते हैं, तो अगर हम यहाँ पे एक क्यूब को प्लेस कर दें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये मैंने एक क्यूब को रख लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स क्या लिंक होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हमें सारे टोटल फ्लक्स निकालना है क्यूब से, तो हम सारे सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट कर लें। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे क्यूब का टॉप फेस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्यूब का फ्रंट फेस हो जाएगा। क्यूब को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो मैं ऐसा क्यूब ड्रॉ कर सकता हूँ, ये दिस इज अ क्यूब, ये मैंने क्यूब बना लिया। अब अगर क्यूब के ये रहा क्यूब, और क्यूब में हमने क्यूब को कहाँ रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। ये है प्रॉब्लम नंबर 16 हमारा। तो प्रॉब्लम नंबर 16 के हिसाब से हमें इस पूरे क्यूब से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी प्रॉब्लम में पहले से गिवन है एंड द वैल्यू इज 3 × 10 पावर इट विल बी 3 I न्यूटन पर कूलम, ये है। और जो साइड है क्यूब का वो पहले से क्वेश्चन में गिवन है, वही जो 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर था हमारे स्क्वायर के लिए। सो अगर इस फेस को देखा जाए तो ये हमारा टॉप फेस हो जाएगा, टॉप फेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल, बॉटम फेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल, फ्रंट फेस का नॉर्मल हमारी तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ। तो हम कह सकते हैं फ्रंट फेस का नॉर्मल जेड एक्सिस की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ, तो वहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री। रेयर फेस देखा जाए तो रेयर फेस का नॉर्मल नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा इनवर्ड, और एक्स एक्सिस किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो उससे भी फ्लक्स क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं हमारी प्रॉब्लम में फ्लक्स थ्रू टॉप फेस इज इक्वल्स टू द फ्लक्स थ्रू बॉटम फेस and this will equals to the flux through front face, or and it is also equals to the flux through rear face। क्योंकि सारे से फ्लक्स इक्वल होने का मतलब है कि सबसे कितना आ रहा है, 0। क्यों रीज़न, तो हम बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू हमारी जो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो 90 डिग्री। तो हमारा है ये जो फेस हो जाएगा टॉप रेयर फ्रंट रेयर टॉप बॉटम, उस फेस से फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो लेफ्ट फेस से जो फ्लक्स लिंक होगा दैट फ्लक्स, लेट उस फ्लक्स को हम एक्स कह लें, तो एक्स क्योंकि वो फ्लक्स इनवर्ड है तो नेगेटिव फ्लक्स होगा। और जो राइट फेस है, ये वाला राइट फेस, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उस फेस से बाहर की तरफ है, तो उससे फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, तो हम कह सकते हैं फ्लक्स की मैग्नीट्यूड अगर x कही जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया राइट फेस का लेफ्ट फेस के एरिया के इक्विवेलेंट है, तो दोनों को मैंने x लिख लिया। बट क्योंकि राइट फेस से फ्लक्स आउटवर्ड है तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लें, और जब इन दोनों का समीशन करेंगे तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, तो नेट फ्लक्स विल बी 0। सो प्रॉब्लम नंबर 16 में जो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब आएगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया 16 नंबर प्रॉब्लम के लिए। अब अगर हम 17 नंबर प्रॉब्लम को देखें तो कहा गया है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स से प्रॉब्लम में ये चीज़ मेंशन है कि एक बॉक्स के नेट फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो क्या है, 8 × 10⁻³ पॉजिटिव इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि फ्लक्स विल बी कंसिडर्ड एज आउटवर्ड।
हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द चार्ज इनक्लोज इनसाइड द ब्लैक बॉक्स। तो हम कह सकते हैं नेट चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस का लॉ लगाएं, तो हम कह सकते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो द चार्ज इनक्लोज इन दैट black box will equals to flux through the box multiplied by permittivity of free space. So the flux will equals to, हम इसका समेशन कर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 8 इंटू 10⁻³ इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम क्या लिख सकते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिखा जा सकता है। चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज की यूनिट, क्योंकि ये सारे के सारे जो हम लोगों ने यूनिट कंसिडर की है वो स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर कर ली है, तो चार्ज की भी ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट ही आएगी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए और इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 9 कंसिडर कर लें तो 9 8 जा 72 एंड देन इट मल्टीप्लाई बाई द इक्वेशन विल बी दिस। सो हम इस नेट चार्ज इनक्लोज को अप्रॉक्सीमेटली हम कितना कह सकते हैं 17 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्यों अप्रॉक्सीमेटली कहा, क्योंकि इसको मैंने राउंड ऑफ करके क्या कर लिया 9 के बराबर और 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब कहा जा रहा है सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कि अगर इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड जो है वो उस ब्लैक बॉक्स से 0 है, तो इसका मतलब क्या, उस ब्लैक बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एक ब्लैक बॉक्स मैंने लिया और उस ब्लैक बॉक्स के थ्रू टोटल फ्लक्स नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो हो रहा है वो 0 है। तो हम ये कह सकते हैं फ्लक्स 0 होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो हम कह सकते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला EA cos 90 डिग्री हो सकती है और इट विल इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो फ्लक्स की वैल्यू 0 कब होगी, नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 कब हो सकता है, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तब वो 0 होगा। अगर हम फ्लक्स के फॉर्मूले को यूज़ करें तो थीटा की वैल्यू एंगल 0 डिग्री तब हो सकती है जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री। साथ में दूसरा हम ये कह सकते हैं कि चार्ज कितना हो 0, नेट चार्ज अगर 0 इनक्लोज करा हुआ है तो आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ अब इसका 18 इस प्रॉब्लम से ही रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम नंबर 18 है, जिसमें ये कहा गया है कि एक स्क्वायर लिया गया। प्रॉब्लम नंबर 18 देखेंगे और प्रॉब्लम नंबर 18 में ये बात कही गई है कि हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मैंने रिप्रेजेंट किया। और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक स्क्वायर कंसिडर कर लिया। लेट अस कंसिडर दिस इज ए स्क्वायर, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। इस स्क्वायर को अगर देखा जाए तो ये मैंने एक स्क्वायर कंसिडर किया है जिस स्क्वायर की साइड प्रॉब्लम में 10 सेंटीमीटर लिखी हुई है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और इस स्क्वायर को मैंने कहाँ कंसिडर किया है XZ प्लेन में। अब इस स्क्वायर से जस्ट टॉप पे अलोंग Y एक्सिस 5 सेंटीमीटर पे मैंने एक चार्ज रखा है और उस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है प्रॉब्लम में गिवन, तो हम कहेंगे चार्ज की मैग्नीट्यूड हमारे प्रॉब्लम में 10 माइक्रोकूलम है, पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम। तो कहा जा रहा है कि आप ये कैलकुलेट करके बताओ कि व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स लिंक विद दिस प्लेन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। तो अगर हम कहें तो टोटल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो नेट फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें थ्रू अ क्लोज सरफेस, सो इट विल इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज थ्रू अ क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कैलकुलेट कर रहे हैं, बट अगर यहाँ देखा जाए तो ये एक चार्ज है जो फ्लैट सरफेस एक स्क्वायर के टॉप 5 सेंटीमीटर हाइट पे रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये चार्ज जो है वो एक क्लोज सरफेस पे नहीं है। तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए मैंने एक यहाँ से भी एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से भी एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से भी एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया,
और इस तरीके से मैंने यहाँ उस फ्लैट सरफेस के लेफ्ट, राइट, फ्रंट, रेडर और टॉप में फ्लैट उसी स्क्वायर के इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ड्रॉ करके इस चार्ज को उस क्यूब के अंदर उस जो स्ट्रक्चर जनरेट हुआ, जो शेप बना, उसके अंदर ले लिया। तो यहाँ जो शेप बनेगा अगर हम दे लें तो हम कह सकते हैं कि अगर ये हमने कंसिडर किया है, ये एक क्यूब बना दें, तो हम कह सकते हैं अगर ये हमारा 10 सेंटीमीटर है एरिया का, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिया मैंने, ये भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, ये भी ले लिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो चार्ज होगा वो, ये जो चार्ज अभी फ्री स्पेस में रखा हुआ था, वो अब उस क्यूब के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें तो वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ क्यूब, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में कैलकुलेट क्या करना है, उस स्क्वायर से। तो अगर पूरे क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स जुड़ा हुआ है तो स्क्वायर से कितना होगा, तो इक्वली डिवाइड करेंगे। तो हम कह सकते हैं एक क्यूब में टोटल कितने नंबर ऑफ फ्लैट सरफेस हैं, तो 6। तो डिवाइड फ्लक्स थ्रो, अगर हमें इस प्रॉब्लम में फ्लक्स थ्रो स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो दिस विल इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रो क्यूब और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेसेस। तो ये फेस कितने हैं, 6, और क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ये हम प्रॉब्लम में देखते हैं। तो हमारे पास चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम का, जिसको 10 × 10⁻6 लिख सकते हैं हम, -6 डिवाइडेड बाय 6, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम 8.85 × 10⁻12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। तो वैल्यू विल इक्वल्स टू, अगर हम इसको 9 कंसिडर कर रहे हैं तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54। एंड इस 10 को सॉल्व आउट करें तो 10⁻⁻5 ऊपर और 10⁻12 नीचे, तो 5 12 को हटा के हमारे पास 10⁻7 ये हमारे पास फ्लक्स होगा क्यूब के अंदर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.20। इसमें ये कहा गया कि एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हमें अननोन है और इसको हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस में रखा है, और उस गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल कहा गया है, जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। एक गॉसियन सरफेस में रखा हुआ है जिससे टोटल फ्लक्स जो लिंक हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फ्लक्स इज -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स अगर उस गॉसियन सरफेस के रेडियस को हम डबल कर दें। तो हमें ये मालूम है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज गॉसियन सरफेस अगर हम निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो कहीं भी रेडियस का रोल नहीं है, रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट, गॉसियन सरफेस की रेडियस कम है ज़्यादा है इस पे इंडिपेंडेंट है। ऐसे कंडीशन पे अगर हम रेडियस को डबल करते हैं तब भी हमारा फ्लक्स के ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हम कहेंगे सिंस फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ये लिखा हुआ है, इज इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। ऐसे कंडीशन पे जो नेट फ्लक्स होगी रेडियस बढ़ाने के बाद भी वो भी उतनी ही होगी जितनी फ्लक्स पहले थी, और फ्लक्स की मैग्नीट्यूड पहले कितनी थी, तो हम कहेंगे -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि अगर चार्ज इनक्लोज है तो इस चार्ज की मैग्नीट्यूड निकालो। हमने पॉजिटिव लिख दिया था, अभी कंफर्म नहीं है कि प्रॉब्लम जो चार्ज इनक्लोज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो चार्ज इनक्लोज है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो हम ये कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स की वैल्यू आई है वो कैसी है, -1 × 10⁻³ और उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो हमें पास नेट चार्ज हो जाएगा। अब देखा जाए तो नेट चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, नेगेटिव। फ्लक्स इनवर्ट होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है,
टुवर्ड द सरफेस ऑफ अ गॉसियन सरफेस, कुछ इस तरीके से। और ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है जब हमारा चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। तो चार्ज की का नेचर कैसा है, नेगेटिव, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो हम कहेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 परमिटिविटी से, और यहाँ 10⁻³ सॉल्व आउट होने के बाद 10⁻⁹ कूलम, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 1.20। अब हमें देखना है प्रॉब्लम नंबर 1.21, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक हमने स्फीयर कंसिडर कर रखा है, कंडक्टिंग स्फीयर है। प्रॉब्लम नंबर 21, एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया गया है और उस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस हमने ले रखा है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना कंसिडर किया गया है, 10 सेंटीमीटर कंसिडर किया गया है। और इस कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जो चार्ज दिया गया, अगर हम चार्ज देंगे तो हम ये जानते हैं कि कंडक्टर होने, स्फेरिकल कंडक्टर होने के कारण सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे, ओवर द सरफेस। तो इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज दिया गया है उसकी मैग्नीट्यूड है हमारे प्रॉब्लम में 1.5 इंटू 10⁻³ कूलम का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज के बिना। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। 20 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पी पॉइंट पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और ये जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, टुवर्ड्स स्फीयर। सो हमें कैलकुलेट करना है कि इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज दिया गया है उस चार्ज की कितनी मैग्नीट्यूड होगी। दिस इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। अब हमें मालूम है कि कंडक्टर के जब बाहर हम कैलकुलेट करते हैं फील्ड, तो फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू द फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल इक्वल्स टू के चार्ज इनक्लोज अपॉन सरफेस का स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट विल बी 1.15 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, और हमें रेडियस की वैल्यू मालूम है और के की भी वैल्यू मालूम है, तो हम इसको रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अगर कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें जो चार्ज की वैल्यू मिली है वो कितनी होगी बच्चों, तो हम लिख सकते हैं सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1.21 भी हो गया। अब हमको देखना है नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1.22 को अगर देखें तो उसमें कहा गया है कि एक स्फीयर है एंड दैट स्फीयर इज कंडक्टिंग स्फीयर हम लोगों ने ले रखा है, और इस कंडक्टिंग स्फीयर के जो डायमीटर है वो 2.4 है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, ये है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो हमें पूछा गया व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर से चार्ज निकालने का मतलब क्या है कि हमें इस पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना है, साथ में फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सिंपली अगर हम इस फॉर्म यहाँ से देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, और हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। तो सिग्मा की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है, इट विल बी इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम, और अगर एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई r का स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें
तो आर डायमीटर के टर्म्स में अगर देखा जाए तो रेडियस को लिखे तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो हम यहाँ पे रेडियस के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 80 माइक्रोकूलम, और यहाँ से मीटर में ही है सारे के सारे कैलकुलेशन, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई, और आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, नाउ वी कैन एबल टू पुट द वैल्यूज। सो 80 माइक्रोकूलम इंटू 4 पाई के 4 को 4 से डिवाइड कर दे, कैंसिल आउट कर दे, बचा है पाई, और डी की वैल्यू कितनी है 2.4 का। तो अगर इसको सॉल्व करा जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम 2.4 के स्क्वायर को लिख सकते हैं, और साथ में पाई को मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो होगा माइक्रो। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इतना हो जाएगा चार्ज। अब अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो फ्लक्स के फॉर्मूले में हम क्या यूज कर सकते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो टोटल चार्ज इनक्लोज के लिए हम ये फॉर्मूले का यूज़ कर ले रहे हैं। चार्ज की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो चार्ज की वैल्यू हम लिख सकते हैं इट विल इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम इंटू 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4, एंड उसको डिवाइड करना है किससे, एप्सिलॉन नॉट से, और एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं इट विल इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम इस वैल्यू को ना लिख के हम चाहे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते लिए हैं, इसलिए उसे हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लिख सकते हैं माइक्रोकूलम को इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। नाउ अब देखना है हमें प्रॉब्लम नंबर 1.23। प्रॉब्लम नंबर 1.23 का कहना है कि अगर हम एक लाइन चार्ज, इन्फानाइट लाइन चार्ज कंसिडर कर लें, एक इन्फानाइट लाइन ऑफ चार्ज को कंसिडर कर लें, और उससे किसी पर्टिकुलर सेपरेशन पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे जो आई है वो कितनी है, तो न्यूमेरिकल में गिवन है कि 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम की वैल्यू आई है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस इनफाइनाइट वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो लैम्डा हमें निकालना है। तो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो आता है, सो E इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लैम्डा अपॉन आर की वैल्यू होती है। सो अगर लैम्डा की वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियस से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे प्रॉब्लम में गिवन है 9 × 10⁻⁴, रेडियस भी गिवन है 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हम कहते हैं 2 × 10⁻⁻2, और इट विल बी डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। सो दिस विल कैंसिल आउट, दिस 2 विल कैंसिल आउट, और ऊपर क्या बचा 10⁻², और नीचे से आएगा 10⁻⁻⁻। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1.23। अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना है। ये कहा गया है कि दो प्लेन सीट लार्ज प्लेन लिया गया प्लेट, और उसको एक दूसरे के पैरेलल रख दिया गया सच दैट द फेस आर फेसिंग ईच अदर, द फेसेस। एक की सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरे की सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव है, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 पे, दूसरे प्लेट के आउटर रीजन में और दोनों प्लेट के बीच में। यही हमें 3 डिफरेंट लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, 1, 2 एंड देन 3। हमें ये मालूम है कि ड्यू टू लार्ज प्लेन सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट प्लेन के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि पॉजिटिव सिग्मा का मतलब इस प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव सिग्मा का मतलब इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव है। सो अगर हम इस 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो प्लेट नंबर 1 के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉइंट 1 से लेफ्ट साइड। और अगर प्लेट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उसके कारण होती है नेगेटिव।
सो अगर देखा जाए तो ये वैल्यू लेफ्ट साइड और यही वैल्यू राइट साइड, तो नेट फील्ड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे नेट फील्ड 0 हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पहले भी कर रखा है कि अगर दो प्लेट अपोजिट चार्ज डेंसिटी की हो और दोनों एक दूसरे के पैरेलली रखा हुआ हो, तो प्लेट्स के आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, और जो इनर रीजन में मैग्नीट्यूड होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम सीधे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 दैट इज आउटर रीजन ऑफ प्लेट नंबर फर्स्ट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लेट इन द आउटर रीजन ऑफ प्लेट नंबर 2 दैट इज दूसरे पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। साथ में अगर बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे प्रॉब्लम में गिवन है, और उसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक, तो व्हाट विल बी द वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द रिजल्ट। So this is problem number 1.24. Now we have to calculate the problem number 1.25. हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम नंबर 1.25 में ये बताया जा रहा है कि एक ऑयल का ड्रॉप है, और उस ऑयल ड्रॉप की रेडियस हमने कंसिडर कर रखी है r। इस ऑयल ड्रॉप की रेडियस क्या है, r कंसिडर कर रखी है, और वही हमें कैलकुलेट करना है। और उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए हैं, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज आ गया है। कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नंबर्स बढ़े हैं, तो हम कह सकते हैं उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। और कितनी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो चार्ज आया है इस ड्रॉप के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। नाउ अब अगर इसको हम फ्री छोड़ दें अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जब नीचे आना शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पुल इज mg, मास ऑफ ड्रॉप इनटू ग्रेविटी। नाउ क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दें टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड, अगर हम यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड सेटअप कर दें, तो अब देखेंगे कि ड्रॉप के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। ऐसे कंडीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव नेचर का, तो वो नीचे नहीं जाके इधर जाना शुरू करेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा। किस फोर्स के कारण, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट के कारण। और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट की, तो हम कह सकते हैं चार्ज ऑफ अ ड्रॉप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। तो हम देखेंगे कि ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। तो अगर ऐसे अरेंजमेंट में एक ऑयल का ड्रॉप स्टेशनरी है, इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं, ऐसे हम इसको लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं, इट मीन्स mg इज इक्वल्स टू फॉर स्टेशनरी, फॉर ड्रॉप टू बी स्टेशनरी रहने के लिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल होगा। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, mg। हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है। ऐसे कंडीशन पे हम इस ड्रॉप का मास जो है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखें, तो हम कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m, तो डेंसिटी ऑफ अ ड्रॉप इनटू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इनटू ग्रेविटी विच इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप। तो हम कह सकते हैं ऑयल ड्रॉप कैसा है, स्फेरिकल है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा तो वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ इनटू ग्रेविटी डेंसिटी, एंड दिस विल इक्वल्स टू Q इनटू E।
ना हो। अब अगर हम यहाँ से इक्वेट करें तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 3, ये 3 यहाँ पे ले जाए, क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई 4 पाई डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, और इसको हम 1/3 पावर में रह गए क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो इधर आके 1/3 हो जाएगा। एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू, चार्ज की वैल्यू रख सकते हैं, चार्ज हमने कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू रख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड रख लें, डेंसिटी रख लें, डेंसिटी हमारा जो गिवन है वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है, और अगर हम रेडियस को एसआई में पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जी की वैल्यू भी एसआई में गिवन है। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और यूनिट कन्वर्जन करके रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 1.25। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1.27, जिसमें हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रखा है, और क्वेश्चन के हिसाब से बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है। तो ये मैंने जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, और चेंज होने का जो रेट है पर मीटर वो क्या है 10⁵ यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है पर मीटर अलॉन्ग जेड एक्सिस। सो हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसका हो कितना 10⁻⁻⁷, और उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे मैं एक डाइपोल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ डाइपोल, ये हमने एक डाइपोल कंसीडर किया, और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। सो हम कह सकते हैं इस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। अब हमने कहा कि कैलकुलेट करना है नेट फोर्स, तो अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमारे प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस चेंज हो रही है 10⁵ न्यूटन पर किलोमीटर पर कूलम पर मीटर के रेट से। सो इसका मतलब यहाँ की फील्ड सारी फील्ड क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड चेंज हो रहा है, सो फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तो अगर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो तो क्या होता था, नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती थी, 0। ठीक है, कितना फोर्स पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसका उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये हमने पहले जान रखा है। लेकिन अगर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू डाइपोल एंड इट इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, सो द फॉर्मूला हमें मिलेगा, फॉर्मूले की वैल्यू क्या थी, तो हम कह रहे थे डाइपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखा जा सकता है, dE/dl। तो ये पर मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू लेंथ विल बी इक्वल्स टू 10⁵. नाउ डाइपोल मोमेंट के साथ हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी थी प्रॉब्लम में, 10⁻⁻⁷, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो हम कह सकते हैं 10⁵. सो सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। सो द आंसर विल बी 10⁻⁻² न्यूटन का नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमारा डाइपोल, क्योंकि डाइपोल कहाँ है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। साथ में हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट टॉर्क। तो अगर हमें नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है बच्चों, और नेट टॉर्क अबाउट द डाइपोल कैलकुलेट करना है, तो सिंपली फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं T×E का। ठीक है, अबाउट द डाइपोल अगर निकालना हो, अबाउट सेंटर ऑफ डाइपोल। लेकिन अगर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो नेट टॉर्क जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हमारी होगी T×E प्लस जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस किया हमारा डाइपोल, नेट फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर लेना होगा, डाइपोल के सेंटर से ऑरिजिन का जो सेपरेशन है, लेट वो सेपरेशन अगर R है तो R से मल्टीप्लाई कर लेना।
फिलहाल हमारे प्रॉब्लम में बोला गया है कि हमें नेट टॉर्क निकालना है अबाउट द सेंटर ऑफ डाइपोल। सो हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, सिंपल दिस फॉर्मूले का, जिसमें टी की वैल्यू तो हमें गिवन है 10⁻⁻⁷। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है प्रॉब्लम में देखा जाए तो 10⁻⁻5 है, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो हम कहेंगे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे एंगल इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मतलब क्या, इट विल बी 0, तो द टॉर्क प्रोड्यूस्ड विल बी 0। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1.27, ठीक है।